Assalamualaikum. Everybody, why did it take you a while to? Because I could not hear anybody actually. अबे मंडे है ना, मंडे को जरा टाइम लगता है, जरा जागने में भी और हर चीज को जरा समझने में भी। अभी आप निकल रहे होते हैं वीकेंड से। भेजना हो आपने तो उसमें तो और ज्यादा आपको दिक्कत, परेशानी, अजियत एट टाइम्स का भी सामना करना पड़ता है मंडे वाले दिन, क्योंकि वीकेंड पे उनका रूटीन बर्बाद हुआ होता है और फिर जाहिर है कि संडे के दिन टाइम से सोना नहीं होता। अब्दुल्ला के कहने के वीकेंड पे हमारा अपने रूटीन जो है वो बर्बाद हुआ होता है। बेचारे बच्चों ने क्या करना है, उन्होंने तो स्कूल जाना ही जाना है। सो वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीक विद जियो पाकिस्तान। कुछ अच्छी बातों से आज हम शो का आगाज करेंगे और भाई हॉकी के मैदान से बड़ी जबरदस्त खबरें आ रही हैं और लिटरली मतलब हम क्रिकेट से सुन लें, हम माशाल्लाह बॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स इसमें भी अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन हॉकी इसलिए भी हमारे दिल के करीब है बिकॉज दिस इज आवर नेशनल स्पोर्ट। एंड ऑल्सो क्योंकि जब हम कभी हॉकी का जिक्र अपने शो में कर देते हैं तो बहुत ही रेयर होता है कि कोई अच्छी खबर हो उसके हवाले से, लेकिन आज हमने जिक्र भी किया और खबर भी अच्छी है। आपको जल्दी से बता दें, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम ने साउथ कोरिया को 4-0 से हराकर मुसलसल दूसरी फतह जो है वो हासिल कर लिया। सेकंड विन फॉर अस। ये टूर्नामेंट चल रहा है सुल्तान अजलान कमजोर टीमें नहीं हरा रहे, हम अच्छी टीमें हरा रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। उम्दा खेल हमने पेश किया और अपने हरीफ के खिलाफ उम्दा किस्म के मूव्स बनाए, अच्छे अटैक किए और खेल के तीसरे ही मिनट में हन्नान शाहिद हैं, इनके फील्ड गोल के जरिए हमने फिर बरतरी हासिल कर ली। सो हन्नान, वेल डन टीम पाकिस्तान, वेल डन। इतना जबरदस्त था कि तीसरे मिनट में ही गोल कर लेना। ये फिर दूसरे क्वार्टर में जो गोल हुए वो भी आपको बता दें, अरशद लियाकत और गजनफर अली ने गोल किया और मैच का चौथा और आखिरी गोल चौथे क्वार्टर में किया सुफियान ने और सुफियान खान ने पेनल्टी कॉर्नर पर ये गोल बनाया। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम अपना तीसरा मैच जो है वो 7 मई विच इज टुमारो कल होगा और वो होगा अगेंस्ट जापान। सो अच्छी हमारी एक वी आर रनिंग ऑन गुड स्टीम। तो दुआ तो यही है कि जापान को भी हरा दे। इससे पहले हमने मलेशिया को भी हराया which is another strong team, कोरिया और अब इंशाल्लाह हम जापान को भी हराएंगे। So we are doing very good। आप सोचिए ना कि कॉन्फिडेंस में कितना फर्क आया होगा, और पहला अगर आप जीत जाए दूसरा भी जीत जाए तो कॉन्फिडेंस आपका काफी सुप्रीम होगा प्लेयर्स का। सो फिर क्विकली ब्रीफली हम बताते हैं आपको कि हमारी जो लड़कियां हैं वो पहाड़ सर करे चले जा रही हैं और पाकिस्तानी को पहमान आयला कियानी की बात करेंगे। उन्होंने एक और चोटी सर कर ली है, दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी है मकालू और तारीख में 8000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। इससे पहले बहुत बार हमारे शो पे भी आ चुके हैं, बड़ी ज़बरदस्त और इंस्पायरिंग है नाइला। जब इनसे बातें करो लगता है इनसे बात करके कि कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं हो सकता, तैयारी करें और कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले ये बहुत सी चोटियां बुलंद कर चुकी हैं, एवरेस्ट, K2, नागा पर्वत, तो मतलब पूरी एक फहरिस्त है। तो शी हैज डन इट ऑल। सो हमारी लड़कियों को अगर मौके मिले तो फिर वो एक्चुअल लिटरल पहाड़ भी सर कर जाती हैं और वैसे भी जिंदगी में तो आपको पता ही है हमारे यहाँ की औरत कितने छोटे छोटे पहाड़ सर कर रही है। नाइला इज डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन और जब उनसे बात करें ना शी इज सो फोकस्ड, और ये नहीं कि जी एमी एक दिन डिसाइड किया कि आओ ये करते हैं तो कर लें। शी हैज वर्कड रियली हार्ड एट इट। सो अच्छा जी, सियासतें होती रहती है और हमारे यहाँ भी होगी, ऐसे न हमारे शो पे भी होगी थोड़ी सी सियासी बातें अगेन, लेकिन ये ज़रा जो बातें होती हैं इन पे हम ज़्यादा वक्त सर्फ करना चाहते हैं सुबह सुबह, और इन एनी केस हम ज़्यादा वक्त सर्फ करना चाहते हैं। खैर, लेकिन अभी कमिंग बैक टू व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस इन द पॉलिटिकल सीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात पहले भी कम थे। अब नए गवर्नर्स की तकर्री और जजेस से मुताल्लिक कानून साजी मुज़ाकरात के रहे सहे इम्कानात बज़ाहिर ख़त्म कर दिए हैं। इन्होंने तहरीक इंसाफ ने खुलकर कह दिया है कि जजेस से मुताल्लिक होने वाली कानून साजी उसे किसी सूरत मंजूर नहीं है। ये हमारे ये ज़बान ज़द-ए-आम थी ये पिछले 1.5 महीने से, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये अगर आप ये कोई ओहदे लेंगे या एक्सटेंशन लेंगे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम इसकी शदीद मुखालफत करेंगे। आज जो कुछ प्रपोजल्स हो रही हैं ये लो एंड दो की पॉलिसी है, हमारे खिलाफ फैसले देने की रात को ये अदालतें खोलते रहे। साथ ही आपको बता दें कि हुकूमत जो है वो जजेस से मुताल्लिक कानून साजी के लिए कायम नज़र आती है और वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह इसकी वजह भी बताते हैं। ये सुन। चीफ जस्टिस की का जो टेन्योर है
उम्र बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन टेन्योर जो है वो फिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी हुआ है कि 8-8 महीने के, बल्कि 14-14 दिन के भी चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये तो फिर एक मजाक बन के रह जाता है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि जिसके सरबराह का जो है टेन्योर जो है वो फिक्स ना हो। तो इसलिए ये दोनों मामलात जो हैं ये बिल्कुल डिस्कस होते रहे हैं, हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो जुडिशरी में भी ये बात होती है, बार्स की साइड पे भी ये बात होती है, और फिर ये बात हुकूमत की तरफ भी जो है वो आ जाती है। इस आला तरीन इंस्टीट्यूशन के सरबराह का टेन्योर जो है वो फिक्स होना चाहिए। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तैनाती पर तहरीक इंसाफ बिल्कुल खुश नहीं है। असद कैसर कह रहे हैं हुकूमती जमातों से मुज़ाकरात ना करने का फैसला अटल है। समझते हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो इस इलेक्शन के ऊपर एक अपना कंसर्न रखते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, और 1 पॉइंट एजेंडा पे हम किसी से बात कर सकते हैं -3 की जो कि मैंडेट श्योर है। तो अभी तक हमारे बाकायदा कोई इसके साथ कोई बात तो नहीं हुई, ना कोई अलायंस। अलबत्ता हमारे राबिते हैं और हम चाहते हैं कि काज के लिए जो है ना हम आगे बढ़ें। ऑल्दो खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तकरीब हलफ बर्दारी से भी मुकम्मल लाताल्लुक़ी रही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने साफ कह दिया कि फॉर्म 47 वालों की हलफ बर्दारी में ना पहले गया था ना अब गया हूँ। नए गवर्नर अलबत्ता कह रहे हैं कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक ऑफिशियल SOP होती है, मैंने पर्सनल उनको दावत नहीं थी। ऑफिशियल SOP होती है जिसमें अपना ऑफिशियली जो है वो आपको जाना पड़ता है, और अगर वज़ीर साहब नहीं है या उनके वज़रा नहीं है तो उसमें हमें तो कोई ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई या कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई। हम तो आज भी कहते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स की वजह से सूबे के लोग सफ़र ना करें। हमारी जो है वो हमें एक ऐसा एक वर्किंग रिलेशन रखना चाहिए जिसमें सूबा तरक्की करे। मुझे जिधर भी जाना पड़े, मुझे कोई का बात नहीं है कि मैं गवर्नर हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाना चाहता। मैं हर किसी के पास सूबे की तरक्की के लिए, अमन के लिए हर किसी के पास जाने को तैयार हूँ। अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया। और हुकूमत को अभी सिर्फ आपको पता ही है कि 2 महीने ही हुए हैं और बज़ाहिर वो कदम भी जमा रहे हैं। ऑपोजिशन के जलसे अभी ऐसे नहीं हुए जैसे हुकूमत को कोई बड़ी परेशानी हो। तहरीक इंसाफ के अलबत्ता तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में सियासी महाज मजीद गर्म हो सकता है। लेकिन हुकूमत के लिए और भी चैलेंजेस हैं, अवामी चैलेंजेस हैं, और अवामी चैलेंजेस में से एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त गंदम का बहरान कह लें या क्राइसिस कह लें, इमदादी कीमत वाला मामला जो है वो हुकूमत के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि शुतुरमुर्ग की तरह बस रेत में आंखें दबाए बैठे हैं कि जब नमी ख़त्म होगी तब खरीदने का फैसला करेंगे। सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि इंपोर्ट की क्यों थी, किसने ये समरी दी थी और एडवाइस दिया था कि जैसे हर हमारे कोई अपना दामन झाड़ने को तैयार बैठा है, चाहे वो निगरान दौर के वजीर खुराक हो, एज एन फूड सिक्योरिटी हो, या फिर निगरान वजीर आजम हो। मतलब कोई ऊपर से कोई सहीफा आया था कि कह दिया किसी ने और सब कुछ होता चला गया। किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि 10 लाख टन गंदम जो आनी थी वो 35 लाख टन आ गई। वाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अच्छा, निगरान हुकूमत भी शायद पिछली हुकूमतों पे बात गिरा रही होगी। जी, हमें तो यही बताया गया था कि जैसे इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। अच्छा जी, अली मोहम्मद खान साहब PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अली साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तकरीब हलफ बर्दारी में नहीं गए। मतलब डजंट सीम लाइक कि कभी कोई कोडियल वर्किंग रिलेशनशिप होगा, और वही चपकलिश, वही दूरियां, वही सियासी तनाव आने वाले दिनों में भी यही देखने को मिलेगा फिर। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आम सियासी हालात होते तो मेरे ख्याल में ये मसला ना होता। माजी में जब यहाँ हमारी हुकूमत थी 2013 में, खटक साहब वज़ीर आला थे हमारे, और मेरे ख्याल में उस जमाने में जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद जगड़ा साहब गवर्नर थे, थोड़ा बहुत मुझे याद। तो हालांकि सियासी मुखालफत उरूज पर थी, लेकिन जो मामलात होते थे उसमें प्रोटोकॉल फॉलो होता था। लेकिन जो कि इस वक्त देखिए आम हालात इसलिए नहीं है, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा पूरे मुल्क से तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी तादाद में सीटें जीती हैं, और उसमें से आधी के करीब हमसे छीन ली गई हैं। तो आप एक शख्स को दीवार से लगाएं, उसके हक पे डाका मारें, और उसके बाद आप कहें कि आप मेरे साथ मुस्कुरा के बैठे हैं, आप आओ मामलात चलाते हैं। हमने मामलात चलाने से इनकार नहीं किया, लेकिन पहले 2 बुनियादी नुकात का फैसला हो जाए, इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी।
देखिए खैबर पख्तूनख्वा में तो आप बड़ा कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सामने आए, आपने हुकूमत भी बनाई है। मतलब फिर कभी कभी कहने वाले कहते हैं कि जितनी सीटें हैं टोटल, अगर वो सारी भी जीत जाते तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही होती नहीं हम इससे भी ज़्यादा जीत सकते थे। नहीं, जो उसूली बात है, जो हक़ाइक़ पे मबनी बात है, वही करनी चाहिए। मतलब तो मफरूज़ों पे बड़े कंफर्टेबली जीते भी हैं, हुकूमत भी बनाई है। पख्तूनख्वा में तो आपको फिर भी, पख्तूनख्वा में भी आपको बहुत ज़्यादा शिकायत है। देखिए हमें है, उसकी वजह यह है कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके 90 नंबर बनते हैं तो 80 भी अच्छे नंबर हैं, लेकिन आप 80 पे कभी राजी नहीं होंगे। आपके वो नंबर जो आपका हक था उसको क्यों किसी ने काटा? पूरे खैबर पख्तूनख्वा से हम जीते हैं। अली मोहम्मद खान साहब शुक्रिया आपका। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। भाई गर्मियां आ गई हैं, हमें लग रहा था ना कि अक्टूबर तक ऐसे ही मौसम चलेगा। और मैं अपनी ऐप देख रही हूँ, हाँ कल परसों तक तो हम कह रहे थे कि बड़ा लेट जी गर्मियां और अभी तक आई नहीं, उस तरह आ गई हैं, ठीक ठाक किस्म की आ गई हैं। कल आपको पता है मैंने किसी दुकान पे, इनफैक्ट फल वाले पे, वो कच्चे पक्के आम टाइप सिलसिला शुरू हो गया है। आम ही थे, अंबियां तो चले पहले से आ रही हैं, लेकिन आम भी थोड़े थोड़े कुछ नजर आना शुरू हो गया है। अपनी वेदर ऐप देख रही हूँ, अब कोई फर्क नहीं रह गया। लाहौर का भी वही टेम्परेचर है जो कराची में भी चल रही है, लेकिन कराची में फिर भी थोड़ी बहुत हवा चल पड़ती है तो बर्दाश्त हो जाता है, बट लाहौर turns really hot। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बढ़ गई है। लाहौर में तो मई में लू चलती थी, अब पता नहीं क्या सूरत हाल रहती है। इस बार भी पारा 40 डिग्री या इससे ज़्यादा रहने का इम्कान है। माहौलियात ने पंजाब में भी हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात ने शहरियों को कहा कि भी दोपहर के औकात में तो कम ही बाहर निकलें, सायादार जगहों पर रहें। वैसे हमने दरख्त छोड़े होंगे तो हम साया तलाश करेंगे ना। मतलब इतना भी बुरा हाल नहीं है ना अब्दुल्ला, इतने हम एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते हैं दरा। हाँ है हुमा, लेकिन आपने कभी पार्किंग स्लॉट्स देखे हैं जहाँ पर एक ही दरख्त होता है या दो ही होते हैं और हर एक की कोशिश होती है कि वो अपनी गाड़ी उस दरख्त के नीचे पार्क कर दे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी कहना सही नहीं होगा कि दरख्त है ही नहीं। हमें अब रोक देने चाहिए और काटने नहीं चाहिए, इनफैक्ट और लगाने चाहिए, लेकिन दरख्त हैं भी। बट दुनिया में जहाँ दरख्त होते हैं वहाँ अनगिनत दरख्त होते हैं, आपको पता है। आपने दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे देखे हैं which is surrounded by, अच्छा बाय द वे लाहौर के मैं, यू राइट अब्दुल्ला, लाहौर के मैं हाई टेम्परेचर्स जो देख रही हूँ ना वो 41-42 तक लेटर इन द वीक बाद जाने वाली है। सो इट इज गोइंग टू बी, is it high or is it usual for main Lahore? It is, you could say it's usual, it is but sort it's of always usual. high। भाई गर्मी नहीं पड़ेगी तो आम कैसे पकेंगे? ये भी तो एक इम्पोर्टेंट है ना, यानी बंदा मुक जाए लेकिन आम हमारे सही पकने चाहिए, बिल्कुल पकने चाहिए, बिकॉज़ हमारी इतनी बड़ी जाहिर है एक्सपोर्ट है। पहले जरा हम कराची से ही जरा मौसम का हाल पता कर रहे हैं और हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट शवाला असलम हमें बता रही हैं। मुल्क भर में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और जहां बालाई और वस्ती सिंध में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, वहां कराची के लिए भी एक बुरी खबर यह है कि आज पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है, जबकि जो महसूस किए जाने वाला दर्ज हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। चूंकि हवा में नमी का तनासुब इन दिनों जायद होगा, लिहाजा जो गर्मी की शिद्दत है वो भी काफ़ी जायद महसूस की जाएगी। दिन के औकात में जो दर्ज हरारत है उनमें भी इजाफे का इम्कान है। रात के औकात में जो हवा में नमी का तनासुब है वो 80% तक भी पहुंच सकता है और महकमा मौसमियात यही बताते हैं कि पूरे एक हफ्ते तक जो मौसम है वो गर्म और इंतहाई मरतूब ही रहेगा और वीकेंड पर जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दर्जा हरारत में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस सूरत में जो माहिरीन सेहत हैं उन्होंने भी लोगों को तजवीज़ की है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और अपना ख्याल रखें और जब घरों से बाहर निकलें तो सर को ढाँप कर निकलें। जी सो आपने सुन लिया कि मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा। तो मरतूब हमने गूगल किया, पता चल गया है मरतूब का मतलब होता है ह्यूमिड। अब्दुल्ला आपको इतना नहीं पता था? इतने ह्यूमिड शहर में रहना और मरतूब ही नहीं पता। सो या ओके, सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। और इसके बाद मतलब अब एक्सपेक्टेशन ये ना रखें कि आप कभी ठंड भी पड़ जाएगी, कुछ महीने यही चलना है। गर्मियां आती हैं तो फिर एक नई बीमारियों की लहर भी आती है, कुछ फ्लू वगैरह भी। गर्मी का भी अलग फ्लू होता है, फिर स्टमक फ्लू अलग होता है, फ्लू पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होना तो बड़ा ही नॉर्मल है, क्योंकि आप कभी कभी बहुत ही गर्मी लग रही होती है तो बाहर से कोई फल लेके खा लिया कटा हुआ, भाई सनबर्न, डिहाइड्रेशन,
हीट वेव जब आती है तो हीट स्ट्रोक भी मतलब एक्सट्रीम पे जब आ जाती कैसे है तो बचें, हीट स्ट्रोक ये भी हो सारा हम सकता है। जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया खालिद, फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर सादिया, शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, गर्मी ज़रा लेट आई है लेकिन आ गई है। जस्ट फॉर अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस, क्या करें क्या ना करें, किस तरह से बचें गर्मी रिलेटेड बीमारियों से? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जी, जैसे कि आप डिस्कस कर रहे थे अब्दुल्ला कि कराची में अनफॉर्चुनेटली टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमिडिटी प्लस स्वेटिंग, जब आपको स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, आप मॉइस्चर बढ़ता है हवा में, तो स्वेटिंग की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, इंसान के जिस्म से नमकियात निकलना शुरू हो जाती हैं। तो जब नमकियात निकलती हैं तो आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं, आपको जो है वो नौजिया, वॉमिटिंग, ये सब अलामात आपको आती हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने पानी का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए ORS का साथ साथ इस्तेमाल करें। और जो गर्मी से मुतालिक बीमारियां हैं उसमें गैस्ट्रोएंटराइटिस, हैजा, ये बहुत कॉमन है। इससे बचने के लिए अगेन पानी की सोर्स, पानी एक वो वाहिद जरिया है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जब गर्मी बढ़ती है तो इंसान कहीं से भी पानी की तलाश में इधर उधर जो है वो पी लेता है पानी। तो अपना पानी का सोर्स जरूर ख्याल रखें कि वो प्रॉपर जो है वो क्लीन वाटर हो। हैंड हाइजीन का ख्याल रखें गर्मियों में। और जो पेट की बीमारियों से मुतालिक बाहर से खाने पीने की चीजों का जो इससे परहेज करें। और इसके अलावा शेड, ज्यादा जो ऐसी जगह जो जहाँ पे धूप है उसको अवॉइड करें, सायादार दरख्तों के नीचे अच्छा डॉक्टर बैठें। सादिया, पानी का आप जिक्र कर रही हैं तो पानी भी मिनरल वाटर, बॉइल्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर, एनी काइंड ऑफ पानी इज ओके, राइट? क्योंकि लोग जरा डर जाते हैं कि जी गर्मियां आ गई हैं, फिल्टर पता नहीं रिलायबल होगा कि नहीं होगा, तो मिनरल पे ही जाया जाए, बट ऑल वाटर इज गुड। एग्जैक्टली, देखिए मिनरल वाटर ठीक है, बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो सिंपल जो आपका टैप वाटर उसको बॉयल करें अच्छे तरीके से, छान के यू कैन यूज दैट वाटर। और ये जो बाजार से बर्फ खरीद के इस्तेमाल करते हैं इससे अवॉइड करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्या सोर्स है बर्फ की, राइट? तो आप अपने घर में जो भी आपका पानी है उसको उबालें, छानें और इस्तेमाल करें, और उसी से आप बर्फ बना लें अगर आप बना सकते हैं तो घर में आप बनाएं। अच्छा, इन केस ऑफ अ हीट स्ट्रोक, बच्चे आपको पता है बहुत से पैदल भी गर्मियों में जा रहे होते हैं, वापस आते हैं, लू लग गई, माएँ जल्दी से कुछ शरबत घोल के लाती हैं कि जी ये पिलाएं, ये पिलाएं, ये पिलाएं, ठंडे होंगे। क्या करना चाहिए इब्तदाई तौर पर इनिशियली? अच्छा देखिए, हीट स्ट्रोक तो बहुत लेट प्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो हीट एग्जॉशन होती है। हीट एग्जॉशन के सिम्टम्स होते हैं, आपको जो है वो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, आपकी बॉडी ठंडी हो रही है, आपके मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो हमने उस स्टेज पे अपने आप को जो है वो बचाना है। उसके लिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे आप, और इसके साथ साथ अगर खुदा ना खास्ता आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं, आप फौरन ORS पिलाएं, एक्सपोज कर दें बच्चे को। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो बुजुर्ग और बच्चे, ये सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं। तो आप ऐसी सूरत में बच्चों को और बुजुर्गों को लाइट कलर के कपड़े, लाइट कॉटन फैब्रिक पहनाएं, मोटे कपड़ों का, ऐसे कपड़े जिसमें हवा का जो है वो गुजर बसर ना हो, उसको अवॉइड करें। और अगर हो जाता है तो फौरन बच्चे को एक्सपोज करें, उसके आर्मपिट्स में, उसके ग्रोइन एरिया में ठंडा पानी, उससे कोल्ड स्पंजिंग करें। एकदम ठंडे पानी में अक्सर लोग करते हैं कि बच्चे को या उसको डिप कर देते, ऐसा नहीं करें, क्योंकि एकदम बॉडी टेम्परेचर को हमने नीचे नहीं लाना, तो आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड स्पंजिंग। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यूजुअली करते हैं नहीं, बाल्टी डाल दी पानी की, वो नहीं करना चाहिए। उस वक्त इतनी गर्मी लगी होती है कि वो टेम्पटेशन ये होती है कि इंसान खुद बर्फ में घुस जाए। लेकिन एक जरूर बात करें, बताएं कि ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए, और हमें पता है आउटडोर एक्टिविटी हम बाहर जा रहे हैं, प्रीएम्प्टिवली भी इंसान ORS टाइप चीज पी सकता है कि जी चूंकि आज मैंने बड़ा स्वेट करना है और आई विल बी आउटसाइड, तो हम पहले से ही पी लें। या हम पानी में नमक डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, चुटकी, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ORS को आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इफ यू आर प्रोन टू स्वेटिंग, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, आपको पता है कि आपकी एक्टिविटी कुछ ऐसी होगी जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, तो उसके लिए होता है कि आप सबसे अपनी बोतल में ORS डाल लें। बट अगेन ORS वो मरीज जिनको ब्लड प्रेशर है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि ORS के अंदर नमकियात होती हैं। तो वो लोग जिनको स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। अदरवाइज एक नॉर्मल आदमी अपने साथ ORS के साशे रख के में डाल के पी सकता है। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जिनका काम ही बाहर होता है, मतलब लिटरली उनका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। सेल्स पर्सन हैं, माली हैं, मतलब ड्राइवर्स हैं, बहुत लोग हैं जो बाहर काम कर रहे होते हैं, मजदूर हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताएं, एक्सट्रीम टेम्परेचर से इधर उधर जाना, वो ठंडे पानी की तो हमने बात कर ली है, लेकिन बहुत सी जगह एयर कंडीशन होती हैं और ठीक ठाक चिल्ड एयर कंडीशनिंग से बाहर निकले तो फौरन गर्मी, बहुत ज्यादा लू लगना, गर्मी लगना, गाड़ियां इतनी ठंडी होती हैं, या फिर शदीद गर्मी में बाइक पे आए हैं और ऑफिस में घुस गए हैं, जहाँ एसी ऑन है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए?
अपने सर को कवर करें। अपने सर को, अगर आपका सर कवर है या आपने कोई छतरी रखी हुई है तो उससे होगा कि आपको डायरेक्ट हीट नहीं लग रही है, राइट। और एकदम जो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो आपका चेंज होता है उसमें ये करें कि आप थोड़ा जब बाहर निकलने से पहले थोड़ा ऐसे टेम्परेचर में खड़े हों ताकि आपको लगे कि एकदम आप हीट में एक्सपोज नहीं हुए। सर को ढांप के रखिए और छतरी का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि आपने बाहर एकदम निकलना और ऐसा तेज धूप वाली जगह है तो सर को ढांपे, कोई गीला कपड़ा साथ रखें, कोई जो है तौलिया ऐसा जो मॉइस्ट हो, डैम्प हो, वो आप उससे जो है वो डैप करते रहे और छतरी का इस्तेमाल करें। और बाइकर हजरात जो हैं वो हेलमेट पहने, हेलमेट के नीचे जरा एक नम तौलिया, गीला तौलिया रख सकते हैं, या सिर्फ हेलमेट भी आपको डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचाएगी। हेलमेट भी नहीं पहना जाता, वो इसका ये एक बट ये एक्चुअली हेलमेट आपको धूप से भी बचा रही होती है और ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, हेलमेट तो पहनना ही है। डॉक्टर सादिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सारी बातें आपने हमें रिविजिट कराई हैं। हर साल हम यही बात करते हैं, रिमाइंडर देना जरूरी होता है क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि क्या क्या हमने पिछले साल क्या किया था टू मेक इट बेटर। उम्मे फरमा हमें ज्वाइन करेंगी लाहौर से। यस, वो हमें बताएंगे कि लाहौर में भाई गर्मियां आ नहीं रही, आ गई हैं। जी, पंजाब में दर्जा हरारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है और अभी तक तो अप्रैल बहुत अच्छा गुजरा, बारिशें हुई और बारिशों के बाद मौसम काफी अच्छा गुजरा। मई का मौसम कैसे रहेगा, इस वक्त हमारे साथ माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। 10, 11 या 12 मई को है एक हल्का सा शावर है 11 मई को एक्सपेक्टेड, लेकिन उसके बाद एक एब्रुप्ट हीट वेव है जो न सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब में भी होगी और उसमें जो टेम्परेचर गैप है वो बहुत थोड़ा रह जाएगा, यानी कि 30 प्लस मिनिमम टेम्परेचर जो होना ये बहुत नुकसानदेह है और ये तो 32, 33 या 34 तक मिनिमम जाएगा और ऊपर का टेम्परेचर जो है वो 45 तक जाएगा और फील लाइक 50 इस तरह। इंडोर काम करने वाले जो है ना वो मुतासर हो सकते हैं, अगर उनका शार्ट पैच भी एक्सपोजर होता है आउटडोर तो उनको हीट वेव का अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। पेशेंट के लिए और इंडोर काम करने वालों के लिए ओपन वाटर रखना जरूरी है। जो लोग एयर कंडीशनर के वो हैं यूज्ड टू हैं वो जब भी बाहर जाएं तो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए जाएं और अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्सपोजर हो गया तो उनके लिए बड़ा नुकसान है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है कि हीट वेव चूंकि बहुत ज़्यादा होगी तो इसलिए शहरी ज़रूरत से ज़्यादा कम निकलें और वही कि जिस टाइम पे धूप कम हो कम कोशिश करेंगे उस टाइम पे निकलना भी है तो मुख्तसर से, और घर में खास तौर पे पानी आपने खुले बर्तन में लाजमी रखना है ताकि मॉइस्चर जो है वो कम ना हो। जी थैंक यू फरवा। अच्छा, ये जो मैं फरवा जिन डॉक्टर से बात कर रही थी वो इम्पोर्टेंट बात है कि 30 प्लस में मिनिमम अगर टेम्परेचर चला जाए तो दैट्स टू मच। फिर मिनिमम और मैक्सिमम का फ़र्क बहुत कम रह जाता है और फिर गर्मी ही रहती है, कम और ज़्यादा में फ़र्क नहीं लगता। वैसे हम मेरा ख्याल है इतने आदी हैं कि हमें पता है कि क्या एहतियातें करनी है, ये हमने बस आपको याद दहानी कराई है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा, आपको याद दिलाएं कि 90 की दहाई में कराची में हथौड़ा ग्रुप ने खौफ और दहशत की ऐसी दास्तानें लिखी थी कि उन्हें याद करके कराची वाले आज भी कांप उठते हैं। इनफैक्ट किसी से बात करो तो फिर वो ऐसी स्टोरियां सुनाते हैं। There has been a Hathoda gang in Lahore as well, and not that long ago. मतलब I still remember that Hathoda gang killing people on the roadsides in Lahore. Yes. अच्छा, 2 साल में दर्जनों इंसानों को मौत के घाट उतारा गया था, ये तब की हम बात कर रहे हैं और ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने अब हथौड़ा भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने भी कहा कि ये वेपन हम क्यों छोड़े। हुआ ये कि 1 मई को खारादार जमात खाना के करीब मुलजिम ने हथौड़े से पहले सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी किया और उससे असलहा छीना और फिर वही असलहा दिखा करीब मौजूद शहरियों से लूटमार की और आराम से फिर फरार भी हो गया। So he didn't have a gun? तो उसने कहा कि उसने सोचा मैं हथौड़ा इस्तेमाल करता हूँ, हथौड़े से चौकीदार को जख्मी करता हूँ, उससे गन लेता हूँ और फिर वो गन दिखाऊंगा और फिर शहरियों से लूटमार करूंगा। सच बताऊं तो हथौड़ा भी दिखा दो तो इतना खौफ आ जाता है कि उससे भी काम चल सकता था। पुलिस का बताना है कि वारदात का मुकदमा डाक थाने में दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। जी हमारे साथी हैं दानियाल सैयद, उनसे बात करते हैं ये क्या मामला है, कोई पेशरफ्त हुई, तहकीकात में नहीं हुई। दानियाल, हथौड़े को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की जो वीडियो सामने आई है ये एग्जैक्टली क्या हुआ, उसके बाद भी कुछ हुआ या ये वन ऑफ वाकया है, क्या तफसील है इसकी?
जी बिल्कुल, कराची के इलाका खारादर जमात खाने के करीब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है। 1 मई को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। डॉगसानी की हदूद थी जहाँ पर एक मुलजिम को CCTV फुटेज में देखा गया कि हथौड़ा लेकर वो आता है और सिक्योरिटी गार्ड जो कुर्सी पर बैठा हुआ था उसके सर पर हथौड़ा मारकर शदीद ज़ख्मी करता है उसे, और सिक्योरिटी गार्ड से उसका असलहा छीनकर करीब में खड़े जो दीगर शहरी थे उनके पास ये मुलजिम जाता है। हथौड़ा दिखाकर उनको भी डराया जाता है और उनसे नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते हैं। अतराफ़ में CCTV फुटेज में जो मनाजिर देखे जा सकते हैं, ये देखे जा सकते हैं कि अतराफ़ में शहरी भी मौजूद हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड को ज़ख्मी हालत में 2 नौजवानों ने देखा तो फौरी तौर पर उन्होंने चाहा कि उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन इसी असना में जो मुलजिम था, हथौड़ा जिसके हाथों में था, उसने दीगर शहरियों से वारदात की, मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनी और उसके बाद बासानी तौर पर इसको फ़रार होते हुए भी देखा जा सकता है। विजुअल्स बड़े ही ख़तरनाक हैं। अच्छा ये बताएं कि पुलिस ने अब तक कुछ किया है इस सिलसिले में, कोई गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि CCTV में नज़र तो आ रहा है, अगर वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेहतर इस्तेमाल करें तो शक्ल पे भी फोकस कर सकते हैं। जी देखें, कोई गिरफ्तारी अब तक इस वाक़े की अमल में नहीं आ सकी है। मुकदमा दर्ज किया गया है। इमदाद अली नामी शख्स हैं जिनकी मुद्दत में इस वाक़े का मुकदमा डॉगसानी में दर्ज किया गया है और FIR के मतन के मुताबिक इमदाद अली का ये मौक़िफ़ है कि वो एक काम से खारादर जमात खाना के करीब आए थे जहाँ पर ये तमाम तर वारदात रिपोर्ट हुई। हथौड़ा मार कर एक सिक्योरिटी गार्ड को ज़ख्मी किया गया और उन्हें भी हथौड़ा दिखाकर लूट मार की गई है। तो ताहम वाक़े का मुकदमा डॉगसानी में दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब तक इस वाक़े को गुजरे हुए भी तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ है कि CCTV फुटेज की मदद से और मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद कोशिश ये की जा रही है कि अतराफ़ में लगी जो दीगर CCTV कैमराज हैं उनकी फुटेज हासिल की जाएँ ताकि मुलजिम की शनाख्त अमल मुकम्मल करने के बाद इसकी गिरफ्तारी उनमें आ सके। अच्छा, एक ऑब्वियसली इसके बाद हमने देखा है कि शहरियों में जो है वो बिल्कुल खौफ आगे की लहर ही दौड़ गई है, बिकॉज बहुत क्योंकि शहरी इस बात को लेकर डरते हैं हुमा कि कहीं कोई ये नया ट्रेंड तो नहीं बन जाएगा, ये बाज़ाब्ता कोई ग्रुप तो नहीं है जो ग्रुप की शक्ल में सामने आएगा, एक को देखकर दूसरा भी रंग पकड़ता है ना, आपको पता है। सो ये जरूर मामला हो सकता है और इस खदशे को शहरी तो चले खदशा है, लेकिन क्या पुलिस हुकाम भी सीरियस ले रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक ट्रेंड हो सकता है। माजी में हमने देखा था 2 साल कबल कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में और गुलशन इकबाल में छुरा मार ग्रुप था एक जो छुरा मार कर वारदातें किया करते थे और ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन के साथ ये वारदातें पेश आई थीं। बेशतर ख़वातीन को ज़ख्मी भी किया गया था, जिसके बाद पुलिस की एक ख़ुसूसी टीम तश्कील दी गई थी जो गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल के मकामात पर सादा लिबास में तैनात किए गए थे ताकि इस छुरा मार को गिरफ़्तार किया जा सके, लेकिन कोई ख़ास पेशरफ जो है वो माजी में भी सामने नहीं आई और जो ये वारदात 1 मई को सामने आई गए, हथौड़ा मार कर ज़ख्मी किया गया, हथौड़ा हाथों में लेकर वारदात की गई, तो यकीनी तौर पर एक ये ट्रेंड हो सकता है। पुलिस हुकाम की जानिब से अब तक कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई है और पुलिस हुकाम का कहना है कि बज़ाहिर मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात भी कर रहे हैं, लेकिन 1 मई को पेश आने वाले वाक़े के बाद से अब तक शहर में कोई मज़ीद वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसमें हथौड़ा लेकर किसी मुलजिम ने ये वारदात की हो। तो पुलिस हुकाम का ये दावा है कि कोशिशें की जा रही हैं कि जो इस वारदात में मुलव्वस हथौड़ा मार मुलजिम है इसको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, तो हमारी पुलिस हुकाम सीरियसली लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद। अभी हमारे पास खबर है गंदम स्कैंडल से मुताल्लिक अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक दरामद होने वाली गंदम की इंक्वायरी नहीं की जा रही है, ये बताया गया है। लाहौर से पता लग रहा है कि वज़ीर आज़म के हुक्म पर फरवरी के बाद मुल्क में आने वाली गंदम की इंक्वायरी जारी है, लेकिन 2023 अक्टूबर से फरवरी 2024 तक दरामद होने वाली गंदम की इंक्वायरी नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही भाई? वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के एडिशनल सेक्रेटरी शकील शाह ने कमेटी बनाने का हुक्मनामी जारी किया है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर सेक्रेटरी कैबिनेट कामरान अली अफजल की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील की गई है। निजी शोबे की जानिब से फरवरी 2024 अभी 2 महीने पहले इलेक्शंस के बाद बिल्कुल उसके बाद गंदम की दरामद का कमेटी जायजा ले, ये लेटर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में गया है। रईस अंसारी हमारे साथ मौजूद है। रईस साहब, कोई तखमीना लगाया गया है कि फरवरी से पहले कितनी इजाफी गंदम मंगाई जा चुकी थी, फरवरी के बाद एग्जैक्टली कितने लाख टन गंदम आई है, और उससे पहले वाला हिसाब भी किसी से लिया जाएगा या नहीं? मट्टी पाव वाला मामला है। देखिए, आपने बड़ी ठीक बात की
कि जब ये इंक्वायरी शुरू हुई थी तो सब ये समझ रहे थे कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 माह की इंक्वायरी होगी, जिसके दौरान तकरीबन 39 जो टन है वो गंदम मुल्क में लाई गई। लेकिन जो हमने लेटर देखा है, जो हमने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से लेटर जारी हुआ है, उसमें वो जो आपने मिट्टी पाव वाला काम कहा है वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वो अक्टूबर से लेके फरवरी तक इसकी कोई इंक्वायरी नहीं। उस दौरान जो 24 लाख टन जो गंदम मुल्क में लाई गई उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से लेटर जारी किया गया उसमें लिखा गया है कि जो कमेटी बनाई जा रही है वो जो एक्सेस गंदम आई है 2024 के बाद उसका जायजा लें, और जो उसके TOR लिखेंगे उसमें सिर्फ एक लाइन है कि इस मुल्क में जो जखीरा मौजूद था, मतलूबा जो तलब थी, उसके बाद फरवरी 2024 के बाद मुसलसल निजी शोबे की जानिब से जो गंदम लाई गई उसकी इंक्वायरी की जाए। वो तकरीबन अगर अंदाजा लगाएं तो वो बनती है 15 लाख टन बनती है। और हमारे जो इस बारे में जो फूड सिक्योरिटी के इस वक्त वजीर हैं राना तनवीर, हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये कहा, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि फरवरी 2024 के बाद इसकी इंक्वायरी की जा रही है। और उन्होंने मजीद बात करने से माजरत की और कहा कि जब इस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी फिर उस पर बात करेंगे। ये जो टोटल गंदम में बताई जा रही है उसकी जो ये बताई जा रही है 39 लाख टन गंदम बताई जा रही है। जो 24 लाख टन गंदम फरवरी से पहले आ चुकी हैं। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि जो हुकूमती लोग हैं वो कहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं इसको लीगल कवर हासिल है, लेकिन इस पे बात नहीं की जाएगी। जो गंदम फरवरी 2024 के बाद लाई गई है इस पर बात की जाएगी। तो रईस साहब, बेसिकली इंटरिम सेटअप के दौरान जो इंपोर्ट की गई है गंदम, सिर्फ उसकी इंक्वायरी होगी, उससे पहले PDM की हुकूमत वाली इंक्वायरी नहीं होगी, हम सही समझ रहे हैं? इंटरिम के बाद वाले की इंक्वायरी होगी। नहीं, लेकिन देखें बड़ी एक अहम सवाल किया, जो गवर्नमेंट PDM की थी उसमें जब उस वजीर थे तारिक चीमा, उन्होंने 13 जुलाई को समरी अप्रूव की थी 10 लाख टन गंदम जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए। लेकिन वो जो उसकी 8 अगस्त को जो ECC हुई वो ECC में मौखर कर दी गई, लिहाजा वो मामला खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जब ये पहली 1 सितंबर को समरी काकर साहब को भेजी गई, जो उस वक्त फूड सिक्योरिटी के वजीर भी थे, उन्होंने यह मसला खड़ा किया। वहाँ फूड सिक्योरिटी की जो वजारत थी उसने लिखा कि सरकारी तौर पर गंदम लाई जाए। लेकिन जो उस वक्त काकर साहब खुद फूड सिक्योरिटी के वजीर भी थे, उन्होंने एक शिक डलवा दी वज़ीर हाउस ने कि ये जो गंदम है इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाए। वहां से ये प्राइवेट सेक्टर शामिल हुआ है और ये जो तसलसल चला आ रहा है, जो फरवरी से पहले अक्टूबर से फरवरी तक भी जो गंदम लाई है उसमें आप देखें तो सब जगह घपला ही है। लेकिन उसको बस वो कह दिया हुकूमत ने कि वो लीगल कवर थी। लेकिन जो आप हुमा साहब आपने बात की है, बड़ी अहम बात की है। लेकिन देखें 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुके थे, उसके बाद जो भी कदम था निगरान हुकूमत का वो गैर कानूनी है। लेकिन 8 फरवरी के बाद रेगुलर उन्होंने फैसले किए। उन्होंने 19 फरवरी को भी मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद जो जहाज 28 फरवरी तक मुल्क में लगने थे उनको उनकी जो तारीख बढ़ा के 31 मार्च कर दी जी, और 31 मार्च तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर जी देखिए ये इलेक्शन हो चुका 8 फरवरी को इलेक्शन। बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। लेकिन एट द सेम टाइम 24 लाख गंदम जो इंटरिम सेटअप में आई है एज इन अक्टूबर से फरवरी तक, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही समझ आई है। आई होप कि इंक्वायरी में एटलीस्ट ऑल्दो ये पूरा टाइम फ्रेम ही निकाल दिया गया है एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सो एक तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर इलेक्शन के बाद ज़ाहिर हुकूमतें बनने में टाइम लगता है, उस दौरान ये फैसले कौन करता रहा और किसने डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च तक की, और ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में जो पैरामीटर्स हैं उसमें ये जरूर आना चाहिए कि किसने समरी पास की कि शॉर्टेज है और इसलिए हमें इंपोर्ट करनी चाहिए। 31 मार्च तो ये तो किसी भी पाकिस्तान में रहने वाले, अगर आपने बेसिक माशरती उलूम पढ़ी हो, पता होगा कि 31 मार्च तक आप गंदम इंपोर्ट करते रहेंगे, आपकी अपनी फसल मार्च में तैयार खड़ी होती है भाई। ये बहुत बड़ी सीरियस किस्म की, ये कोई नई चीज तो नहीं है कि जी नहीं हमें पता चला हो कब होना है तो ये गलती इसमें हो नहीं सकती थी। इसमें इंटेंशन इन्वॉल्व है, इसमें जानबूझ के आपको पता है कि क्या है, बिकॉज ये कोई नई बातें तो नहीं है ना, ये तो सिस्टम चल ही रहा है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, एक ये हो गया, ऑफ कोर्स वी विल। अच्छा जी भाई, खिलाड़ी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्या कहें, ये स्मार्ट मूव है कि
पता है कि नहीं जीतना वर्ल्ड कप तो ठीक है, ऐलान कर दो। मतलब ओह माय गॉड, कैसे कह दिया आपने? और किसको पता है कि नहीं जीतना? ये बिल्कुल इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, ये इंसेंटिव है, इसको हमने क्रॉस कर दिया है ये बात, क्योंकि इंशाल्लाह जीतना चाहे तो बिल्कुल जीत सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाय द वे बड़े कैंप्स भी लग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, स्किल कैंप्स वगैरह लग रहे हैं। स्किल्स कैंप का आज आखिरी रोज है और दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड से पहले 3 रोजा कैंप कदाफी स्टेडियम में लगाया गया था। आपको बैकग्राउंड दे दे, T20 स्क्वाड कल सुबह रास्ता दुबई आयरलैंड रवाना होगा और कल चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों के साथ लंच भी किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप जीतने की सूरत में, जिस पे अब्दुल्ला अभी आप बात कर रहे थे, जीतने की सूरत में टीम के हर खिलाड़ी को $1 लाख इनाम देने का ऐलान किया गया है। और ये ऐलान जो है वो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने खुद कदाफी स्टेडियम लाहौर में किया है। और चेयरमैन PCB ने कल ये भी कहा कि वर्ल्ड कप जीतने की कौम को जो खुशी मिलेगी ना, ये सारी फ्यूचर की बातें हो रही हैं। उसके मुकाबले में ये इनामी रकम कुछ नहीं है, ये बात उन्होंने की है और ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। अगर हमारी टीम मतलब हमारे स्पिरिट्स जो अपलिफ्ट होंगे ना वर्ल्ड कप जीतने की सूरत में, उसके बदले में ये रकम वाकई कुछ नहीं है। मतलब हमारे बहुत सारे हुक्मरान आपको पता ही है अपनी ज़ियाफतों और अपने लल्ले तलल्लों पे इससे ज्यादा रकम लगा देते हैं। बट ये चलें, ये तो एक इंसेंटिव दिया गया है, लेकिन ये कभी भी पैसे कोई रीजन नहीं हो सकता कि जी मुझे इसलिए जीतना है क्योंकि मुझे $1 लाख मिल रहा है। वो तो क्रिकेट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ गेम, वो तो आपको वैसे ही जीतना चाहिए, मुल्क के लिए जीतना चाहिए, अपने लिए जीतना चाहिए, नॉट फॉर सम इंसेंटिव्स लाइक दैट। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप जीत ही जाते हैं तो ये तोहफा होगा। अच्छा, ये जो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब हैं, इनकी ये विजुअल्स आप देख रहे हैं लंच पे, इन्होंने बड़ी तफसीली, बड़ा कैजुअल एनवायरनमेंट भी लग रहा है। मतलब देयर इज नो फॉर्मेलिटी इट सीम्स लाइक, एंड जाहिर है ही इज अ यंग मैन एज वेल। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्या लंच भी कैजुअल था, कोई बर्गर चिप्स टाइप थे या कोई प्रॉपर खाना? कोई बड़ी डाइट वाइट का ख्याल तो रखा जा ही रहा होगा जब इतनी ट्रेनिंग हो रही है, जब स्किल ट्रेनिंग है, चाहे वो काकूल वाला कैंप हो। सो ये एक इंसेंटिव भी सही, मगर अच्छा सोहेल इमरान बाज़ लोग जिनको नहीं है उम्मीद, हमें तो बहुत उम्मीद है और हमें यकीन है, हमें उम्मीद क्या, हमें यकीन है कि हम जान तो मारेंगे, हम जान तो मारेंगे। अच्छा सोहेल इमरान, हम इस लंच की भी बात कर लेंगे। ये नकवी साहब ने जो तोहफा प्रॉमिस किए $1 लाख पर प्लेयर, उसकी भी हम बात कर लेंगे। और किसी को लग होगा हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी रकम है भाई, वो एक इश्तिहार करने के इससे ज्यादा पैसे ले लेते होंगे। सो इट इज ओके, 2-2.5 करोड़ टाइप, उससे ज्यादा कमाते हैं ये सारे। अच्छा सोहेल, स्किल्स कैंप क्या था? उसमें 3 दिनों में इन्होंने क्या, जल्दी से पहले ये बता दें फिर आगे बात करते हैं। जुमा 3 रोज का कैंप लगाया गया था क्योंकि पाकिस्तान टीम ने आज रात ये, अगर कल सुबह कह लें कि रवाना होना है आयरलैंड के लिए रास्ता दुबई, उससे पहले 3 दिन का ही एक टाइम मिलता था और इस 3 दिन में स्किल्स पर काम किया गया। इससे पहले पाकिस्तान टीम को मैच प्रैक्टिस मिली, 4 मैचेस खेले गए, 1 मैच वॉश आउट हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का, उससे पहले एक फिटनेस कैंप लगाया गया था। ये प्योरली स्किल्स कैंप था और इसमें आपने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के 4 नेट्स बनाए गए थे और एक नेट ऐसा था जहां पर जो प्लेयर्स थे उनको हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती रही। इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम है मिडल ओवर्स का 7 से लेके 15 ओवर्स के दरमियान का, उसकी स्ट्रेटेजी बनाई गई, उसके मुताबिक यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट और उसी तरह शॉट्स खेले गए। दूसरा जो नेट था वो स्पिनर्स के लिए मखसूस था, वहां पर स्पिनर्स जो थे वो बैटर्स को करवा रहे थे बैटिंग प्रैक्टिस। इसके साथ एक मशीन के लिए रखी गई थी पिच और वहां पर मशीन के साथ, बॉलिंग मशीन के साथ बैटर्स ने भरपूर अपनी जो तेज गेंदों का है सामना वो किया। और फिर उसके बाद जो चौथा नेट था वहां पर हमने देखा जितने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं इस टीम में, उनको मुख्तलिफ टारगेट्स दिए जाते थे कि आपने गुड लेंथ पे बॉल करना है। इसमें इनपुट हमारे जो फॉरेन कोचेस न्यूली अपॉइंटेड हैं उनका भी इनपुट था, वर दे देयर वाया जूम या इस किस्म की कोई बातें हो रही थी? ये गैरी कर्स्टन जो व्हाइट बॉल के कोच हैं उनका मुकम्मल तौर पर राब्ता है, यहाँ का जो कोचिंग स्टाफ है, स्पोर्ट स्टाफ है। पहला रोज जो था कैंप का सैटरडे के रोज जब कैंप खत्म हुआ तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने वर्चुअल मीटिंग भी की थी, वहां पर भी उन्होंने खिलाड़ियों को टिप्स भी दिए, उनके मसाइल भी सुने, उनसे बातें भी की। तो वो बिल्कुल फुली इन्वॉल्व हैं इस वक्त गैरी कर्स्टन। हालांकि वो भारतीय प्रीमियर लीग में इस वक्त बिजी हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ उनका इंटरेक्शन बज़ाहिर तौर पर जो हमें भी पता चला है कि वो रोजाना की बुनियाद पे है क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करना है तो उस वक्त तक अजहर महमूद है, दूसरा कोचिंग स्टाफ है। He needs to certainly get a sense of it. अब फिटनेस के मसाइल आपको पता ही है, सामने आए हैं अभी रिसेंटली। अभी ये स्किल कैंप चल रहा है, क्या स्टेटस है हमारी टीम के अनफिट खिलाड़ियों का और ओवरऑल फिटनेस का?
जी, हारिस रऊफ जिनकी वापसी भी है, शोल्डर इंजरी का शिकार हुए थे पहले रोज, वो थोड़ा सा लग रहा था कि वो भी रिदम में दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वापसी हुई थी उनकी काफी अरसे के बाद। लेकिन अगले जो 2 रोज थे, कल का और आज का, हम देख रहे हैं कि वहां पर बड़ी वो एक रिदम के साथ बॉलिंग करने में कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ साथ इरफान थे, वो पहले दिन से यहाँ पर कैंप में मुकम्मल फिट दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने हल्की फुल्की ट्रेनिंग की थी पहले रोज, लेकिन अभी हमारे सामने भी हम देख रहे हैं कि हार्ड हिटिंग कर रहे हैं। जहां पर मैंने पहले बताया कि जो पहली पिच थी वहां पर मोहम्मद रिजवान भी कर रहे हैं। तो आजम खान लेट जरूर आए थे पहले रोज कैंप में, लेकिन कल भी उन्होंने भरपूर ट्रेनिंग की है और आज भी वो भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस जो ड्रिल्स थी वो भी उन्होंने की। जी, विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, साथ उनको शर्ट्स मिल रही हैं। हमें तो पता है, खैर आप बता दें क्यों मिल रही हैं शर्ट्स। जी, 3000 T20 रन मुकम्मल किए थे विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान। इस तरह 100 विकेट मुकम्मल की थी T20 की। नसीम शाह जब सीरीज चल रही थी उस वक्त यही प्लान कर लिया गया था कि एक ऐसा मौका होगा कि चेयरमैन खुद जो है वो एक तकरीब होगी और वहां पर इनको ये सवेनियर्स टाइप की जो खसूसी शर्ट्स दी गई हैं वो देंगी। और कल जो था वो खासतौर पर इसी मौके के ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे गुजारा ड्रेसिंग रूम में। यहाँ पर चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स के साथ बड़ा कैजुअल माहौल रखा गया था। हर किसी खिलाड़ी के साथ उन्होंने बातचीत भी की, उनकी बातें भी सुनी और उनके लिए इंसेंटिव का भी अनाउंसमेंट किया, जो कि अभी आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि $1 लाख जो कि तकरीबन 2,80,000 आज के मुताबिक देखा जाए तो बनता है। तो ये आप लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ी रकम नहीं है, वाकई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये प्लेयर्स जो हैं ये इंटरनेशनल लीग अगर खेल लें तो उसमें से उनको साल में अगर एक लीग खेलते हैं तो उसका इतना मुआवजा नहीं मिल जाता। बल्कि ये बताइएगा हमें, हम ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के विजुअल्स भी देख रहे हैं, मतलब हम कितने अरसे से ही ये प्रोग्राम भी कवर कर रहे हैं, आप भी कितना अरसे से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं। यू नो, दिस सीम्स डिफरेंट दिस टाइम। हमें लग रहा है कि इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा फोकस है, तैयारी है। इससे पहले जो हमारे प्रैक्टिस सेशन के विजुअल्स आते थे बस वो एक टामा चल रहा है सिलसिला, लेकिन इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि एवरीबडी इज सो इन्वेस्टेड। सीम्स लाइक कि एवरीबडी इज सो इन्वेस्टेड। इज इट सो? ऐसा है या हमें फील हो रहा है? नहीं, बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने बहुत अच्छी बात एक नोट की और डेफिनेटली हमने भी इस चीज को नोट किया था। पहले हम लोग आते थे, देखते थे 10-15 मिनट का फिजिकल जो सेशन होता था, लग जाता था कि जी वो बस एक्सरसाइज हो रही है, और ये ड्रिल्स वाला मामला नहीं हमने इस तरह से देखा। जी, एक ग्रुप को लंबे कैचेस की प्रैक्टिस कराई जाती थी, बाकी वही बिल्कुल कैजुअल के जी पहले 4 फास्ट बॉलर आएंगे, दूसरे से बैटर्स निकलेंगे, वो स्पिनर्स के पास चले जाएंगे। इस मर्तबा जो हमने देखा, जो 4 डेट्स जिसका मैंने जिक्र किया, वो बड़े ही अरसे बाद में, अगर मैं कहूँ कि मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम ऐसा हमें नजर भी आ रहा है, क्योंकि पहले वो सिर्फ वार्म अप तक की बात रहती थी और अब तो प्रॉपर प्रैक्टिस सेशंस हैं। ये डिफरेंस जो है, सीरियसनेस जो है, एंड द टीम हैज टू रियली प्रूव। बहुत बुरा पूरा साल गुजरा है, तो दे हैव अ लॉट टू शो नाउ फॉर इट। यस, बाबर हैज अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एज वेल। सो कप्तान की भी बहुत रिस्पांसिबिलिटी है, नई मैनेजमेंट की भी रिस्पांसिबिलिटी है, एंड सर्टेनली खिलाड़ियों की तो है ही। सो इफ यू नो दे आर बीइंग गिवन, थैंक यू सोहेल, इफ दे आर बीइंग गिवन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ यू नो गेटिंग द बेस्ट ट्रेनिंग व्हिच इज पॉसिबल हियर एंड मेंटरशिप एंड व्हाटएवर इट इज, तो फिर जाहिर उम्मीदें भी बढ़ती हैं और साथ में एक इंसेंटिव का तड़का भी लग जाए कि भाई $1 लाख भी मिलेगा, तो फिर तो और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, मतलब आइडियल सिनेरियो में। तो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मच मोर मनी, दे ऑलरेडी गेट मनी, दिस इज लाइक ऑन टॉप ऑफ इट। वेलकम बैक। पंजाब पुलिस ने सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके कच्चे में एक्शन शुरू कर दिया है और डाकुओं के खिलाफ कामयाबियां भी मिली हैं। ऑपरेशन में बदनाम ज़माना डाकू आलम शर और नज़ीर शर मारे गए। डाकू मिठा शर समेत 60 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार भी किया गया है। IG पंजाब उस्मान अनवर के मुताबिक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में पंजाब पुलिस को रेंजर्स पुलिस का ताउन भी हासिल है। सिंध पुलिस से भी एक हद तक मदद जो है वो दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चंद दिन पहले एतराफ़ किया था कि कुछ अरसे से कच्चे में अमन व अमान के मसाइल ज़्यादा बढ़े हैं। क्या ही अच्छा हो कि सिंध पुलिस भी अपनी पूरी क़ुव्वत से डाकुओं के खिलाफ एक्शन ले, ताकि कच्चे में डाकुओं ने जो रियासत के अंदर रियासत बना रखी है इसका हमेशा के लिए खात्मा हो सके। आप DPO रहीम यार खान रिजवान गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अब तक जो ऑपरेशन हुआ है उसमें कितनी पेशरफ्त हो सकी है। गोंदल साहब, कच्चे के इलाके में अचानक कार्रवाइयाँ होती हैं, अब नज़र आ रही हैं,
क्या वजह बनी और क्या आपको रिजल्ट्स मिले हैं अब तक? बेसिकली जी ये सीएम पंजाब का एक विज़न है कि हमने कच्चे के इलाके में मज़ीद फोर्टिफिकेशन करनी है पुलिस चौकियों की और मज़ीद चौकियाँ बनानी है, सो दैट 24/7 पुलिस की प्रेजेंस भी रहे और वहाँ पे अमन जो है वो कायम किया जा सके। ये बेसिकली हमारा उसी डायरेक्शंस के नतीजे में हम चौकियाँ बनाने जा रहे थे। 2 दिन पहले भी हमारी एक चौकी के ऊपर फायरिंग की डिक्वायर्ड्स ने कच्चा रौंती घोटकी की साइड से, और आज इन्होंने फिर अटैक किया जिसके ऊपर पंजाब पुलिस ने भरपूर जवाब दिया और भरपूर जवाब के नतीजे में अब तक की जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि 3 डाकू जो हैं दे हैव बीन किल्ड, वेयर एज 5 to 6 आर बैडली इंजर्ड। और हमने अपनी चौकी को मज़ीद मजबूत भी किया है, फोर्टिफाई भी किया है एंड मज़ीद चौकियाँ भी हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ सवाल हैं जो हमने आपसे पूछते हैं क्योंकि पिछले साल पंजाब पुलिस ने कच्चे के इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन किया था, कई हफ्तों तक चलता रहा ये ऑपरेशन और मुकम्मल सफाई का दावा करके बाहर निकले, तो फिर ये डाकू और जराइम पेशा लोग कहाँ से आ गए दोबारा, और क्या वो ऑपरेशन अब ये समझा जाए कि नाकाम था? बेसिकली जी अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि जो कच्चे का एरिया है वो पंजाब और सिंध दोनों सूबों में फॉल करता है और ये बहुत बड़ा एरिया है। जो लास्ट ईयर पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन किया था विच रिमेन्ड सक्सेसफुल, वो किया था कच्चा रुझान के एरिया में विच फॉल्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ पंजाब प्रोविंस, और डाटा कैन प्रूव इट के उसके बाद से कोई भी उन गैंग्स की कार्रवाई हमारे यहाँ नहीं हुई है। ये जो कच्चे के डाकू हैं जिनके साथ आज हमारी मतभीड़ हुई है, जिनमें हमारा साथ उनका मुकाबला हुआ है, ये कच्चा रौंती घोटकी के हैं, सिंध के कच्चे के लोग हैं, और ये बेसिकली पंजाब डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का जो थाना माचका है उसके बिल्कुल एक्सट्रीम फ्रेंच पे आता है। तो ये बेसिकली सिंध के एरिया के डाकू थे जिन्होंने इधर पुलिस के ऊपर अटैक किया कि वो यहाँ पे चौकी ना बना सकें, एंड अल्टीमेटली हमने उनके 3 गोंदल साहब, बहुत दफ़ा कहा जाता है कि अगर मुकम्मल क्लियरेंस इस इलाके की होनी है तो सिंध पंजाब पुलिस को मिलकर करना होगी। सिंध की जानिब से आपके साथ मुकम्मल ताउन इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जा रही है, इस तरफ क्या मदद है जो आप लोग फराहम कर सकते हैं, या एक तरफा कोशिश ही करते रहेंगे या मिलकर भी कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी? इस पे जी सिंध पुलिस जो है और पंजाब पुलिस जो है वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, बल्कि आई एम थैंकफुल टू डीपीओ घोटकी एंड डीपीओ कश्मोर के जब आज हमारा उनके साथ मुकाबला हो रहा था तो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर उन्होंने भी इन डाकुओं के ख़िलाफ़ एक्शन लिया और इनको अपनी साइड पे भी इंगेज रखा। दैट प्रोवाइडेड अस बेटर स्पेस टू मैनूवर, और हमने इनके 3 डाकू मारे। ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जो है वो डेली बेसिस पे होती है, और बल्कि हमारी ट्राई बॉर्डर मीटिंग्स जो हैं वो एक रेगुलर फीचर है, वो होता है, और इस पे दोनों सूबों की जो पुलिस है वो ऑन द सेम पेज है कि हमने इन डाकुओं का खात्मा करना। बहुत शुक्रिया रिजवान गोंदल साहब फॉर बीइंग विद अस, और हम तो उम्मीद कर ही रहे हैं कि जल्दी से इलाका जो है क्लियर हो। ओके, इस वक्त हम ले रहे हैं एक ब्रेक। अभी हमने आपको दिखाया था जी, वेलकम बैक, पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब, और सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने भी इस तकरीब से खिताब किया। हमारे वज़ीर पेट्रोलियम ने भी, वज़ीर ख़जाना ने भी बात की। बहुत सारी बातें हो रही हैं पार्टनरशिप की, इश्तराक की, आगे मामलात लेकर जाने की, किस तरह से ये सब कुछ पॉसिबल होगा। मुलाकातें, डेलीगेशंस का आना जाना बड़ा अच्छा है, बड़ा हौसला अफजा है, लेकिन प्रैक्टिकली कब समरात या प्रैक्टिकली कब ये चीज़ें होना शुरू होंगी, ये बड़ा अहम सवाल है। नजीब हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं इसी फील्ड में, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहले भी आपसे बहुत बातें होती रही हैं इस पे। अब अर्लियर हमने पिछले साल देखा था कि कुछ यही हुकूमतों की तरफ से बताया जा रहा था कि $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रॉबेबली हो सकती है सऊदी की तरफ से। अभी तक प्रॉबेबली पे बात चल रही है, अभी एक डेलीगेशन भी आ गई, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हम इससे अभी आगे नहीं बढ़े? देखिए, ऑन अ पॉजिटिव नोट ये है कि एक इंटेंट है पाकिस्तान का कि हम बियॉन्ड IMF, बियॉन्ड वर्ल्ड बैंक, बियॉन्ड डेट मनीज, हम एक नॉन डेट मनीज इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज अप्रोच जो है वो लेकर चलें। सो लेट्स फील गुड अबाउट दैट एंड दैट्स अ गुड स्टोरी टू टेल। बट द अदर स्टोरीज कि ये 2019 की एंगेजमेंट से आज तक की एंगेजमेंट तक ये अदराक कर लें कि हम ये कोशिश करते रहे हैं, चाहे वो रिफाइनरी के पैसे हों, चाहे फिर अभी जो लास्ट कम्युनिके है वो $5 अरब का है,
जो बोथ सऊदी और पाकिस्तान अथॉरिटीज़ दोनों ने वेट किया हुआ है, उसमें रेकोटेक है, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें डिफेंस है, उसमें एनर्जी है और उसमें IT और ITES है। सो वेरी क्लियरली ये एरियाज हैं। SIFC ने इस चीज़ को थोड़ा सा तब्दील कर दिया है फ्रॉम वेयर वी स्टूड इन 2019 इनटू अ फैक्ट वेयर मेरा ख्याल है कि कुछ इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशंस सामने रखे गए हैं। उस पर अब डीप जाकर देखना है सऊदी इदारों ने, सऊदी बिजनेसमैनों ने, कि क्या वो उनको एरियाज हैं जो सूट करते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी क्या रेट ऑफ रिटर्न्स हैं, और हमें भी ये देखना है कि ऐसे रेट ऑफ रिटर्न्स ना ऑफर करें जो कि आज 550 अरब चाइनीज का IPPs का देना है और डिफिकल्टी हो रही है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यानी कि रेकोटेक ठीक है, उस पर आगे बात की जा सकती है। अगेन उसको हमें देखना चाहिए कि उसके क्या कैश फ्लोज अगले 10, 15, 20, 30 साल में आने हैं, जिसकी आज हम सेल करने जा रहे हैं, जो 25% शेयर फेडरल गवर्नमेंट के पास है। फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की भी इंश्योर होनी है, सऊदी की इंश्योर होने के लिए अगर हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, लो हैंगिंग फ्रूट पाकिस्तान में नहीं है, पर एक आखिरी बात, एग्रीकल्चर दो इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। वीट की क्रॉप अच्छी आई है, बारिंग के हमने क्या उसमें इश्यूज खड़े किए हैं, उसकी कीमत नीचे आई है, और अगर इतनी अच्छी क्रॉप हो तो एक्सपोर्ट करने की भी गुंजाइश बन सकती है। बिल्कुल, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर हमारे पास खपत से ज्यादा मौजूद है जो हमारी जरूरत है तो फिर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले आपको पता ही है क्या रिवायत थी, डायरेक्टली पैसे हमें मिल जाते थे सऊदी अरेबिया से, अब वो वाली कहानी खत्म हो गई है और अच्छा ही है कि ख़त्म हो गई है। अब मतलब इन्वेस्टमेंट की बातें हैं, शराकत दारी की बातें हैं, पार्टनरशिप की बातें हैं। हमारे लिए भी ये थोड़ा चेंज्ड रिलेशनशिप है विद सऊदी अरेबिया। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जी डॉक्टर साहब आपको सवाल सुनाई दिया था। नहीं, आपने कहा था कि अब पैसे हमें फ्री नहीं मिलते। हाँ, पहले तो आपको पता ही है मिल जाया करते थे, जाहिर है अच्छी बात है, लेकिन अब दीज आर डिफरेंट टाइम्स और ये हमें भी अब कुछ करना पड़ेगा। कोई एक्सचेंज होगा, कोई पार्टनरशिप्स होंगी, शराकत दारी होगी। सो हमारे लिए भी एक नई डायमेंशन है विद सऊदी अरेबिया इन रिलेशनशिप्स। देखिए, हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो ये है कि हमें इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन सामने रखनी पड़ेंगी और उन प्रोजेक्ट्स को फिर फॉलो थ्रू करना पड़ेगा। ये एक बात हुई। और जिस सेक्टर में प्रोजेक्ट्स आ रहे हों उस सेक्टर को ठीक भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मानिए ना कि एग्रीकल्चर में आपकी यील्ड्स लो हैं, आपकी मैकेनाइजेशन वीक है, आपकी फाइनेंशियल जो फ्लोज हैं वो वीक हैं, एनर्जी सेक्टर बहुत खसारे में है। अब आपने अभी 600 मेगावाट के 2 नए प्लांट सोलर का इजरा करने की कोशिश की, 1% भी किसी ने आपको नहीं दिया। सो आप माने कि ये सब ठीक करना पड़ेगा, बट ऑन दी अदर हैंड आप साथ साथ पिच करते जाएं, सऊदी अरेबिया को कोशिश कर रहे हैं कोई, अब हमें डील क्लोज करनी पड़ेगी। हियर्स द ट्रिक टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में हम कहते हैं ना कि यार क्लोज दिस डील सो दैट वी कैन शो टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट द मैनेजमेंट हैज डिलीवर्ड। आई थिंक मैनेजमेंट इज द गवर्नमेंट, द डायरेक्टर्स आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वेयर वी वांट टू शो देम कि जी ये डील एग्रीकल्चर में क्लोज हो गई है, पाकिस्तान इज मूव्ड अहेड। तो डॉक्टर साहब बेसिकली बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। चाहिए जी डील्स के, और बताया जाना चाहिए कि भाई ये अब क्लोज हो गई है, ये आने वाले दिनों में, सालों में, महीनों में होगा। अभी जो डेलीगेशन सऊदीया से आया हुआ है उसमें बहुत से पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इनवाइट किया है कि आप आए B2B, आप इनके साथ अपनी बातचीत करें, डील्स क्लोज करें। कोई ऑलमोस्ट 30 कंपनीज हैं सऊदी की जिससे पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं वो काम कर सकती हैं। बट अभी हमारे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना वेरी राइटली सेड कि भाई अगर प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को आगे लेकर जाना है तो प्राइवेट सेक्टर को फ्रंट रो पे होना चाहिए और हमें और हमारी ब्यूरोक्रेसी को पीछे होना चाहिए। बिकॉज़ काम तो उन्होंने ही करना है, हुकूमतों का काम नहीं है कारोबार करना और काम करना। सो इंशाल्लाह वी आर होपिंग टू हेयर गुड न्यूज़ फ्रॉम देम। बहुत से सेक्टर्स हैं जिनमें काम किया जा सकता है, मतलब IT और ये एग्रीकल्चर वगैरह तो है ही है, उसके अलावा वाटर, पावर जनरेशन, कंस्ट्रक्शन, एविएशन, टेलीकॉम, मतलब भरे हुए हैं एवेन्यूज। अच्छा जी, अभी हम जल्दी से आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 यानी कि 6 मैचेस होंगे, 3 वनडे 3 T20 है, सीरीज खेलने के लिए लंदन पहुंच गई है। और जब पहुंची तो हमारे हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने उनका इस्तकबाल किया और क्रिकेट टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को गुलदस्ते वगैरह भी दिए। वेलकम टू टर्मिनल 3। हाँ जी, सारे लोग नजर आ रहे हैं। सो गुड लक टू आवर गर्ल्स एज वेल।
और उधर ICC Women T20 वर्ल्ड कप का भी स्केड्यूल जारी हो गया, हम फिर बताएंगे आपको। कल बात करेंगे, टाइम आज खत्म हो गया। विल सी यू टुमारो, बाय, हैव अ गुड डे।